गुड इवनिंग। चलिए, वेलकम टू अंकुर आईएएस। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट हाउ टू मास्टर द एथिक्स फॉर अवर यूपीएससी एग्जाम सिविल सर्विसेज और recently in many of the state services also the ethics as a paper has been added. तो एथिक्स को जो है यहाँ पे हम कैसे कमांड करें, एथिक्स में हमारे को क्या क्या काम करना चाहिए, राइट? What should be the various approaches in the ethics that we will going to discuss. Clear this thing? So now let's start. आप सबको वॉइस आ रही है यहाँ पे? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वॉइस आ रही है सबको? ओके, ठीक है। राइट, अब जो है यहाँ पे हमारे को एथिक्स में काम क्या क्या करना है। सबसे पहले हम देखेंगे आज जो है कि एथिक्स में अप्रोच क्या होनी चाहिए। वेल 2013 के बाद हमारे पास यूपीएससी ने एथिक्स एज अ पेपर को इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद अगर हम देखें तो एथिक्स में बहुत सारी जो है यहाँ पे चीजें यूपीएससी पूछता है। एथिक्स को कई दफा बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पे बहुत लाइटली ले लेते हैं, इसीलिए एथिक्स में वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। सो आई विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी वी शुड अडॉप्ट फॉर द अवर एथिक्स पेपर। और साइमल्टेनियसली हर रोज शाम को 6 बजे जूम पे जो है यहाँ पे सेशन मैं कंडक्ट करूंगा एथिक्स के लिए। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो नीचे जो टेलीग्राम चैनल आ रहा है अंकुर आईएएस, राइट, या सुशॉलजी बाय अंकुर अग्रवाल, दोनों में से आप किसी पे भी जो है यहाँ पे मुझे इंटीमेट कर सकते हैं एंड आई विल गोइंग टू शेयर द लिंक विद यू। शुरुआत की जो है यहाँ पे 2-3 दिन मैं क्लासेस जो है सबके लिए ओपन सेशन रखूंगा, वो यूट्यूब पे जो है यहाँ पे स्ट्रीम किया जाएगा। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। सी द फर्स्ट थिंग इज हाउ द वी शुड अप्रोच द एथिक्स। एथिक्स में हमारे को क्या क्या जो है यहाँ पे अपनी अप्रोच रखनी चाहिए। अगर हम देखें यूपीएससी में आपका जो एथिक्स का पेपर है, आप उसका सिलेबस देखिए और कंपेयर कीजिए बाकी जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 से। तो उसके कंपैरिजन में आपका पेपर 4 का सिलेबस काफी कम है। जीएस पेपर 4 केवल जो है यहाँ पे आपको फैक्ट्स वगैरह याद करने का कंसेप्ट नहीं है, बल्कि इसमें आपको फिलोसफिकल थ्योरीज है, आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। और बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, जब आप रियल लाइफ में किसी डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं तो उस सिचुएशन में आपको कैसे डिसीजन लेने चाहिए, उसको लेकर यूपीएससी ने एक ये पेपर इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज एथिक्स। ठीक है, इसीलिए यूपीएससी में एक चीज ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट ऑल अबाउट एक्वायरिंग द नॉलेज, लेकिन एथिक्स में आपने जो नॉलेज ली है उसको आप कैसे अप्लाई करोगे, वो चीज बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो एथिक्स आपके कैरेक्टर को जो यहाँ पे डिफाइन करेगा, राइट?
आप जो है यहाँ पे केस सिचुएशन में किस तरीके से कौन सी वैल्यूज को यूज करने वाले हो, एथिक्स उस चीज को जज करेगा। और इसीलिए एथिक्स एक ऐसा पेपर है जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस को बहुत ज्यादा अलग अलग सिचुएशन में टेस्ट करेगा। ठीक है, आप जो है यहाँ पे दो चीजें सही है, उनमें से आपको एक चीज चुननी है, किसको चुनोगे? और लेट्स से there is a conflict between your personal interest and the public interest. So again, according to situation, to whom you will going to select. Thus, when we will going to deal with ethics papers, we will going to discuss the various situations in which we will going to talk about that how as a civil servant आपको जो है यहाँ पे किसी भी केस को या सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। ठीक है, यूपीएससी की जर्नी में एथिक्स पेपर की अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और इसीलिए बहुत सारे स्टेट्स ने भी अपने स्टेट सर्विसेज में रिसेंटली एथिक्स का पेपर ऐड किया है। तो हर स्टूडेंट जो भी यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है या स्टेट सर्विसेज का एग्जाम दे रहा है, उसके लिए एथिक्स में स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एथिक्स आपकी फाइनल सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड द एग्जाम पैटर्न ऑफ द एथिक्स। ठीक है, एथिक्स में अगर हमारे को अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहले हमारे को सिलेबस की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और एग्जाम पैटर्न कैसा आता है उस चीज को भी जो है यहाँ पे समझना चाहिए। एथिक्स का जो आपका सिलेबस है वो इस तरीके से यूपीएससी ने डिजाइन किया है जहां पे आपसे सिर्फ आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं हो रहा, बल्कि आप किसी सिचुएशन में किस तरीके से एथिकल जजमेंट दोगे उस चीज का भी एनालिसिस किया जा रहा है। साइमल्टेनियसली मैंने बहुत बार देखा है जब बच्चे आंसर राइटिंग करते हैं एथिक्स की, तो उनको यह नहीं पता होता है कि एथिकल टर्म्स क्या यूज करनी है। सो यूपीएससी इज वेरी मच स्पेसिफिक विद दिस पर्सपेक्टिव कि अगर आपको हमने कोई सिचुएशन दी है तो उसमें आप कैसे डिसीजन मेकिंग स्किल करोगे, किन किन एथिकल टर्म्स को यूज करोगे और उसके बेसिस पे आप कैसे जो सिचुएशन को हैंडल करोगे, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। Right? So I will going to have a discussion of the syllabus after few minutes and I'll tell you कि हम भी उस टॉपिक में हमारे को कैसे काम करना है। ठीक है, अब अगर जो है यहाँ पे हम देखें एग्जाम पैटर्न जो है यहाँ पे क्या है, इसका पहले तो हो गया कि सिलेबस को इनडेप्थ समझना चाहिए। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न, सबसे पहले आप इसका पेपर स्ट्रक्चर देखिए। यूपीएससी के एथिक्स पेपर में आपको दो सेक्शन दे रखे होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो आपका कंसेप्चुअल होता है। इसका मतलब जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या तो आपसे डेफिनेशंस पूछ ली जाएगी, फॉर एग्जांपल व्हाट डू यू मीन बाय द ऑनेस्टी एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटीग्रिटी। ठीक है, या आपसे जो है यहां पे कोई कोटेशन पूछ ली जाएगी, रिलेटिविटी अप्लाइज टू द फिजिक्स बट नॉट टू द एथिक्स, राइट? और एथिक्स बिगिंस वेयर द लॉ एंड्स। All these are the quotation based questions which we will going to get it in our section A. So section A will particularly going to test your conceptual knowledge as well as your analysis about a particular statement. इसीलिए अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है फिर तो वो बहुत आसान हो जाता है हम सबके लिए, because the question is straightforward, we can write the answer. But most of the question nowadays in the section A is also very tricky in nature. They used to ask many of the quotation based questions. For example, if I say, if a man or if a child is having a fear from the light, it can be understood. But if a man fears from the darkness,
this is a tragedy for the society, right? I am saying if a child fears from light, it can be understood. But if a man fears from darkness, it's a tragedy for the society. Right? Now, these are known as the quotation based questions. Now, here, first of all, you should understand the meaning of the term. अगर आपको कोटेशन ही समझ में नहीं आई तो आप आंसर नहीं लिख पाओगे. तो सेक्शन ए जो है वो पर्टिकुलरली आपसे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की डिमांड करेगा. Simultaneously, it will going to have the perspective that you should analyze the statement and give the proper understanding. Right? Then, total marks and the duration. Now, paper is of our 250 marks and we are getting the 3 hours to complete it. You ask many of the students, they are not able to complete the paper also. Reason being, sometimes they are taking too much time to solve the case study, or sometimes they are not able to understand the quotations, and that's why they are taking too much of the time. So if the section A is dealing with the theoretical or the conceptual questions, then the section B is dealing with the case studies. It means we have to give the equal importance to both the sections. So if we are having the 3 hours, it means 90 minutes we should give it to our theoretical questions and 90 minutes should be given to our case studies. And this time, if you will going to see in the UPSC exam, they have given a very lengthy case studies. तो केस स्टडी पढ़ने पढ़ने में जो है कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था. तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एथिक्स में अपना एक एक या दो दो क्वेश्चन छोड़ दिए. एंड दैट्स व्हाई इन द एथिक्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द क्रूशियल एस्पेक्ट. नाउ what type of the questions you can expect in the UPSC from the ethics? Mostly they are descriptive in nature. कि आपको कोई भी सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है. Right? Whatever they will going to ask you the question, you need to write a detailed answer with respect to that question. ठीक है. जबकि केस स्टडी क्यों दी जाती है? केस स्टडी आपको इसलिए दी जाती है कि एज अ कैंडिडेट आप अगर खुद जो है यहां पे उधर के कोई भी ऑफिसर होते तो आप क्या करते? राइट. सो इन द केस स्टडीज वी हैव टू यूज many of our ethical terms, right? We should use various approaches to solve our case studies. So when we will be discussing about it, हम जो है यहाँ पे अलग से स्पेशल केस स्टडीज के सेशंस करेंगे और क्लासरूम में ही जो है we will be solving more than 50 केस स्टडीज. और मैं आप लोगों को हर एक केस स्टडी का अलग अलग जो है यहाँ पे डायमेंशन समझाऊंगा. ठीक है. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विल बी द आंसर राइटिंग. राइट. अब एक ध्यान रखिएगा चीज, एथिक्स में जब हम आंसर लिखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन स्टूडेंट इज राइटिंग व्हाट ही और शी थिंक्स, not what basically the examiner is asking. Now this becomes very important.
जब तक आप एग्जामिनर की डिमांड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखोगे, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। Many a times the students used to say, "Sir, we have done the entire paper, but despite that, we are not able to get the good marks in the ethics." Now, the reason being is that you have not applied right the ethical terms with the real scenario, or you have used the ethical terms but not according to the demand of the question. Then definitely you will going to face the problem with respect to your ethics paper. और इसीलिए जो आंसर राइटिंग है, it takes lots and lots of skills. Answer writing will not going to get developed in a single day. It will definitely going to take lots and lots of time. Right? And along with this, and then apart from this, what you can have it, the various reports and the journals are there that can also be used. Newspapers will be there. राइट अब ये जो सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट है, इसमें जो आपका फोर्थ रिपोर्ट है एथिक्स एंड गवर्नेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो है यहां पे जो आपकी 12th रिपोर्ट है सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच, राइट ये जो सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है, अब इनसे जो है यहां पे आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे जो गवर्नमेंट ने हमारी प्रॉब्लम्स को लेकर एड्रेस करने की कोशिश करी है। राइट सो गो थ्रू दैट। और अभी जो है यहां पे अगर आप यूजुअली मंथली मैगजीन्स पढ़ रहे हो तो जो है यहां पे आप इस चीज को जो है यहां पे ले सकते हो, कोई इशू नहीं है योजना कुरुक्षेत्र को। लेकिन अगर जो है यहां पे मान लीजिए आप अभी इन चीजों को लेकर नहीं चल रहे हो, राइट तो आप अभी एकदम से नया मत शुरुआत कीजिएगा, क्योंकि पेपर आपका बहुत जल्दी आ जाएगा। जो बच्चे 2025 में कर रहे हैं तो 2025 वाले स्टूडेंट डेफिनेटली योजना और कुरुक्षेत्र जो है यहां पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपके बहुत सारे एडिटोरियल्स द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस में होते हैं, इनसे आप अपने आप से एथिकल कंसर्न्स एंड एथिकल इश्यूज जो है यहां पे आइडेंटिफाई करना शुरुआत कीजिए। ये मैं क्लासरूम में आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। न्यूजीलैंड वर्ल्ड की पहली कंट्री थी जिसने स्मोकिंग को टोटली बैन कर दिया था, लेकिन अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड ने फिर से स्मोकिंग को जो है यहां पे री इंट्रोड्यूस कर दिया और जो बैन लगाया था उसको हटा दिया। अब क्यों? उसका एक रीजन है, इफ यू विल गोइंग टू सी, जो टोबैको है उससे जो एक्साइज ड्यूटी आती है या जो टैक्स आता है न्यूजीलैंड को, दैट इज वेरी मच सिग्निफिकेंट इन नेचर। गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है टोबैको एंड द एल्कोहल। तो यहां पे देखो लीगली जो है यहां पे हम सही है कि हमने जो है यहां पे टैक्स लगाया, लोगों को जो है यहां पे जिन्होंने पीनी है तो भैया टैक्स भरो। लेकिन एथिकली आप देखिए, सरकार जानती है कि ये चीज इंसान को हार्म करेगी, तो जो है यहां पे आप इसको जो है यहां पे प्रॉपरली बैन ही कर दीजिए। लेकिन फिर इससे होता क्या है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम whenever there is a conflict between the ethics and the economy, either the people or even the government also, they used to give the preference to the ethical perspectives, sorry economic perspectives। ठीक है, जब कभी भी एथिक्स और इकोनॉमी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज द इकोनॉमी विच यूज्ड टू विन। अब ये क्या है, अभी रिसेंट न्यूज है यहां पे, राइट ये करंट एथिकल इश्यू है गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से, सो वी हैव गॉट इट। और इसीलिए
आप अगर रेगुलर न्यूज़पेपर रीड करें, प्लीज डोंट टेक द शॉर्टकट्स, रीड द न्यूज़पेपर अगेन एंड अगेन. More the newspaper you will going to read, it will definitely going to help you, right? Then what you will going to see this thing, then you can also have the practice of the previous year questions, very important. अब ठीक है, मॉडल आंसर हो सकता है, अलग अलग पब्लिकेशन के अलग अलग हो सकते हैं, आप सिर्फ मॉडल आंसर से एक रफ आइडिया ले सकते हो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है आपका, जिसके बेसिस पे आपको जो पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया जाएगा और किस तरीके से हमारे को आंसर फ्रेम करना है. नाउ इन मेनी स्टेट सर्विसेज एथिक्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली. तो बहुत सारे बच्चों को जो है यहाँ पे ये नहीं पता कि स्टेट सर्विसेज में एथिक्स पे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है. नो इश्यूज. जहां पे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो उसके लिए वी ऑलवेज सजेस्ट कि यूपीएससी का एक आइडिया ले लीजिए, राइट? अपने स्टेट में जो भी कोई घटना घटित हो रही है, वॉट एवर द सिनेरियो इज हैपनिंग इन योर स्टेट, उसके बेसिस पे आपसे आपके स्टेट सर्विसेज वाले केस स्टडी पूछ सकते हैं. एथिक्स के कंसेप्ट्स नहीं बदल जाएंगे, कंसेप्ट्स विल गोइंग टू रिमेन द सेम इन नेचर. ठीक है? एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर द केस स्टडीज. मैं हमेशा ये बोलता हूं कि यूपीएससी का आप पैटर्न उठा के देख लीजिए. यूपीएससी हमेशा केस स्टडीज वो देता है जो न्यूज में कोई ना कोई सिनेरियो हो. जैसे आजकल डीप फेक एक अपने आप में इशू है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में एक इशू है, साइबर क्राइम अपने आप में एक इशू है. Now on the basis of that the case study can be there. UPSC might going to ask you that in the 21st century how the artificial intelligence and the emotional intelligence can be balanced. Which should be given more preference, AI or EI? Right? So whenever you are preparing your notes or compiling the content from the internet or whatever the source you are referring it, always remember, revise the things more and more. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लिए, फ्रेंड ने बोला यार दूसरे के भी ले ले, तीसरे के भी ले ले, नहीं. कोई भी एक ऑथेंटिक जो है यहाँ पे सोर्स लीजिए, उसके बेसिस पे आप उसकी रेगुलर रिवीजन कीजिए. इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउ आई गो इनटू द इन-डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सिलेबस. मैंने पहले भी कहा था सेक्शन ए जो है वो आपकी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से क्वेश्चन पूछता है. अब यूपीएससी ने हमारे को एथिक्स में 8 टॉपिक्स दे रखे. नाउ इन दैट 8 टॉपिक द फर्स्ट टॉपिक दे हैव गिवन इज द एथिक्स एंड द ह्यूमन इंटरफेस. अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इन दिस वी विल गोइंग टू स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एथिक्स, राइट? एंड व्हाट आर द एसेंस ऑफ एथिक्स. हम अगर पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? एथिक्स का जो है यहाँ पे हमारे ह्यूमन एक्शन में क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से एथिक्स हमारे बिहेवियर को, हमारे डिसीजन को, हमारी वैल्यूज को इन्फ्लुएंस करता है. एक इंसान की जिंदगी में व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्क कल्चर, एंड हाउ अवर फैमिली यूज्ड टू गिव द वैल्यूज, how our education used to give us the values, what are the factors which used to determine our ethics, right? So all these things we will be starting it in our classroom itself. In fact कल जो मैं 6 बजे सेशन शुरुआत करूंगा वो मैं सेशन जो है यहाँ पे सबसे पहले इसी टॉपिक से करूंगा. ठीक है? And then the second topic, what is their attitude and its formation. So what is attitude, right? How we know this thing that this is the attitude is there, how the attitude is formed,
क्या एटीट्यूड कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं? एटीट्यूड बनाने में एक इंसान की कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं? हाउ द एटीट्यूड यूज टू इन्फ्लुएंस not only our behavior but also the other people behavior, right? How the attitude used to develop our thinking process. Being a civil servant, what is the importance of the attitude in the administration? Then the question on the case study can be there with respect to the attitude. जैसे आज ही उत्तराखंड में देखिए, उत्तराकाशी से जो यहाँ पे 41 जो है यहाँ पे मजदूरों को बाहर निकाला गया। बहुत सारे चैलेंजेस आए एडमिनिस्ट्रेशन को, राइट? प्राइम मिनिस्टर हैज सेंडेड हिज ओन पर्सनल सेक्रेटरी देयर, देयर वाज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। एक हिली एरिया है, राइट? मशीन जो है यहाँ पे बारी बारी टूट रही थी, कोई भी जो यहाँ पे इश्यू हो सकता है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट बेसिकली the administration will going to talk about the positive attitude through which the things can be worked out. Clear? And then our third topic will be the aptitude and the foundational values for civil services. अब ये जो foundational values for civil services है, this is very important. राइट? हर एक पर्सन के अंदर एक एप्टीट्यूड या एबिलिटी होनी चाहिए। और जब हम बोलते हैं ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कंपैशन, एम्पैथी, राइट, डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विसेज, लीडरशिप क्वालिटी, सेल्फलेसनेस, ऑब्जेक्टिविटी, all these are basically the foundational values of the civil services. Transparency, accountability, responsibility, और इन सब पे जो यहाँ पे यूपीएससी कैन आस्क यू द क्वेश्चन दैट क्रिटिकली आइडेंटिफाई और डिफाइन द टर्म इम्पार्शियलिटी इन द 50 वर्ड्स। आपको जो यहाँ पे 4 टर्म्स दे देगा यूपीएससी, इम्पार्शियलिटी, डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विसेज, ऑब्जेक्टिविटी, सेल्फलेसनेस। चारों पे जो यहाँ पे 50-50 वर्ड्स लिखिए विद एग्जांपल, ठीक है? सो एप्टीट्यूड सिंपली मींस द एबिलिटी। अब कईयों के अंदर जो है यहाँ पे टैलेंट जो होता है वो बाय बर्थ होता है, और कई जो है यहाँ पे टैलेंट एक्वायर करते हैं थ्रू द एबिलिटी। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट बोथ द थिंग्स, एंड आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है? अब अगर आप देखेंगे ये जो टर्म है इमोशनल इंटेलिजेंस 1990s में काफी फेमस हुई, and it was the Mayer and the Salovey who for the first time coined this term, और उसके बाद डैनियल गोलमैन ने जो यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा फेमस किया था। Right? So we will be talking about what are the components of the emotional intelligence. Like ये इसके जो है यहाँ पे मेजर कंपोनेंट्स है, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स। लेकिन अब जो यहाँ पे ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गवर्नेंस में, राइट? या लीडरशिप क्वालिटी एनहांस करने में इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या रोल है? केस स्टडीज में हम जो है कहां पे इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करेंगे, दैट वी विल गोइंग टू लर्न ओवर पीरियड ऑफ टाइम। And then your fifth is the moral thinkers from the Western and the Indian scenario. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? जब हम एथिकल थ्योरीज को अंडरस्टैंड करते हैं, हम बहुत सारी टर्म्स पढ़ते हैं जो हम पेपर 1 में भी पढ़ेंगे, और सॉरी यूनिट 1 में भी पढ़ेंगे और यूनिट 5 में भी, जैसे यूटिलिटेरियनिज्म। Now this utilitarianism as a concept has been given by J.S. Mill, Jeremy Bentham,
right? Then the deontology, the concept given by Immanuel Kant. ठीक है. Now likewise virtue ethics, Aristotle, teleology. Again all these things we will go into study in detail. और हर थ्योरी, कोई भी थ्योरी ये नहीं कह सकते कि 100% सही है या गलत. सच्चाई ये है, हर एक ये जो पर्सपेक्टिव है इससे हमारा ह्यूमन बिहेवियर बना हुआ है. और जब हम वेस्टर्न थिंकर्स और इंडियन थिंकर्स को पढ़ते हैं, जैसे सोक्रेट, प्लेटो, एरिस्टोटल, जेएस मिल, जेरेमी बेंथम, राइट, दिस जॉन रॉल, जब हम इन सबको पढ़ेंगे, एपिक्यूरियस, उससे जो है यहाँ पे हमारे को पता चलेगा इन सभी फिलोसफर्स ने अपने टाइम में किन किन चीजों को यूज किया है. और उसके साथ साथ जब हम इंडियन फिलोसफर्स को पढ़ेंगे तो यूपीएससी में गांधी जी बड़े फेवरेट रहे हैं यूपीएससी के, लेकिन उसके अलावा स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, राइट, साउथ इंडिया के फेमस जो है यहाँ पे थिरुकुरल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अब्राहम लिंकन, ये सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स हैं जिनको जो है यहाँ पे यूपीएससी ऑलरेडी पूछ भी चुका है और आगे भी पूछ सकता है. यूपीएससी कैन आस्क अबाउट द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. गुरु नानक जी की जो है यहाँ पे टीचिंग्स का हमारे पे क्या इन्फ्लुएंस है ये पूछ सकते हैं. ठीक है, दलाई लामा के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है. तो यूपीएससी ने सिंपली ये दे रखा है वेस्टर्न एंड द इंडियन मॉडल थिंकर्स, लेकिन कभी भी उन्होंने डिफाइन नहीं किया कि किन किन को पढ़ना है और किन किन को नहीं पढ़ना. सो थिंकर्स में तो जो है यहाँ पे बहुत सारे थिंकर्स आ जाएंगे, बट वी यूज टू स्टडी अ वेरी सिलेक्टिव थिंग्स and especially those thinkers who are having the more credibility in the world, उनको जो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं. और उनकी जो ये फाउंडेशनल जो है यहाँ पे टीचिंग्स है, it has really helped the people a lot. और उसके बाद जब हम 5 पढ़ लेते हैं, 6th आता है पब्लिक या सिविल सर्विसेज वैल्यू एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. अब यहां से आपकी जो है अभी तक जो पहले 5 थे वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स थे. 6th में आता है प्रैक्टिकल. एज एन आईएएस ऑफिसर जब हम फील्ड में काम कर रहे हैं, एज अ स्टेट पीसीएस ऑफिसर जब हम स्टेट में काम कर रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा डिलेमा आता है या ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें समझ नहीं आता कि हम उसको डील कैसे करें. देखिए, एथिकल डिलेमा सिर्फ जो है यहाँ पे 2 ही पर्सपेक्टिव से आ सकता है. आपके सामने 2 सिचुएशंस है, दोनों ही गलत है या दोनों ही सही है, और उनमें से जो है यहाँ पे आपको सिर्फ एक सिचुएशन को जो है यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, तो जब हम एथिकल डिलेमास को सॉल्व करते हैं, we should know what are the rules and regulations are there, what is the code of conduct, what is the code of ethics, on the basis of which we will be discussing about it. Right, then we are having our case study and the real life application. तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आप अपने कंसेप्ट्स पढ़ेंगे आपको केस स्टडी में एथिकल टर्म्स यूज करनी आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर केस स्टडी. ऐसा नहीं होना चाहिए. यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हर जगह पे कुछ कॉमन टर्म्स यूज करते रहते हैं. सर ऑनेस्टी वाला केस होगा, इंटीग्रिटी, कंपैशन, एम्पैथी हो सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स प्रिसाइज जो है यहाँ पे यूज करो. ठीक है, तो क्योंकि जो है यहाँ पे केस स्टडी अपने आप में 120 to 125 मार्क्स की होती है, इसीलिए इनको जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एड्रेस करना बहुत जरूरी है. एंड देन द प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस. तो प्रॉपर्टी होती क्या है, राइट? क्यों जो है यहाँ पे एक सिविल सर्वेंट या एडमिनिस्ट्रेशन को जो है यहाँ पे एथिकल कंडक्ट करना चाहिए?
गवर्नमेंट ने अभी तक इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक करप्शन को रोकने के लिए क्या काम किया है, करप्शन होती क्या है, right? So like we talk about right to information, RTI, लेकिन RTI वर्सेस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। एक तरफ जो है यहाँ पे आपको एज अ ऑफिसर मैंने बोला कि सर आपको राइट टू इंफॉर्मेशन है, जनता को, आपको जनता को सूचना देनी पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेशन और बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर व्हेन यू आर जॉइनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, आपको जो है यहाँ पे ओथ ऑफ कॉन्फिडेंस जो है यहाँ पे वो दिलवाई जाती है, आपको शपथ दिलाई जाती है। तो एक तरफ तो जो है यहाँ पे ओथ ऑफ कॉन्फिडेंस है और दूसरी ओर आप कह रहे हो कि भाई राइट टू इंफॉर्मेशन है। तो कई बार ऐसा सिनेरियो आता है कि एक ऑफिसर को समझ नहीं आता कि उसको वो इंफॉर्मेशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो एथिक्स अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और हम जो है यहाँ पे टोटल इन द एथिक्स इटसेल्फ वी विल बी डिस्कसिंग द एंटायर एथिक्स इन द 80 hours, right? The timing will be from 6 p.m. onwards. जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड रहेगा दे कैन आइदर डायरेक्टली आस्क मी या अंकुर आईएएस पे पूछ सकते हो, या आप जो है यहाँ पे दिस इज द नंबर इज देयर, यू कैन कॉल मी एंड यू कैन हैव एनी ऑफ योर डाउट इज देयर, तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, साइमल्टेनियसली इसी जो है यहाँ पे इस पूरे 80 hours में वी विल बी ऑल्सो डूइंग द आंसर राइटिंग। So for this week, that is today's Monday, or sorry today's Tuesday, ठीक है, Wednesday, Thursday, Friday, तो मैं इस जो है यहाँ पे तीनों दिन एथिक्स के सेशन YouTube पे जो है यहाँ पे सबके लिए ओपन करूंगा। So all you can see this thing, you can understand the things. कोई डाउट आएगा आप जो यहाँ पे पूछ भी सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, राइट? और बहुत सारे जो स्टेट सर्विसेज वाले स्टूडेंट हैं, जैसे उड़ीसा के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं अलग से एथिक्स का आंसर राइटिंग बैच बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप दैट इज अंकुर आईएएस फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। इसमें जो यहाँ पे बहुत सारी आपको एनसीईआरटी की बुक्स मिल जाएंगी, आपको सेकंड एआरसी की रिपोर्ट जो डाउनलोड करनी है इसमें से कर सकते हो, बहुत सारे सोशियोलॉजी के आर्टिकल्स मिल जाएंगे इस पे, राइट? कुछ जो है यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट भी दे रखे हैं एमसीक्यू के, आप वो भी जो है यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू लाइक दिस सेशन देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, डू लाइक इट, share with your friends and also comment. Thank you.